अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। लास्ट वालेकुम लेक्चर में सलाम सर। हमने जो है वो डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल और साइनोसाइडल सिग्नल्स को डिस्कस किया था। उनके 3 डिफरेंट केसेस हमने डिफाइन किए थे, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैन सेकंड केस में हमने कहा था कि अगर उनके साथ जस्ट प्योर इमेजिनरी पार्ट है, और थर्ड केस के अंदर हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल प्लस इमेजिनरी दोनों केसेस के अंदर आ रहा है। और उन तीनों के हमने फिर ग्राफ्स को ड्रॉ किया था, पीरियोडिसिटी फाइंड की थी, देन हमने कुछ डिफरेंसेस फाइंड किए थे कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम के। देन हमने स्टार्ट किया था अपने फंक्शंस को यूनिट इंपल्स फंक्शन में डिफाइन किया था डिस्क्रीट टाइम के अंदर। देन हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन किया था डिस्क्रीट टाइम के अंदर। और लास्ट स्लाइड पे हमने उन दोनों को जो है वो रिलेशनशिप की फॉर्म में कन्वर्ट किया था कि अगर मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन हो, हाउ कैन आई कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू एन इम्पल्स, एंड वाइस वर्सा। अगर मेरे पास इम्पल्स फंक्शन हो तो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इम्पल्स इनटू अ यूनिट स्टेप। तो यहाँ तक हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर इस स्लाइड तक क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। Okay, let's continue with the next lecture. यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन किया था, और इम्पल्स फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उनको हम थोड़ा सा वापस से रिकॉल करते हैं कि इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जो जस्ट एक इंस्टेंट के ऊपर डिफाइन होता था। अगर मैं इम्पल्स ऑफ एन या डेल्टा ऑफ एन डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस डेल्टा ऑफ एन की जो इक्वेशन होगी या जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि दिस फंक्शन विल गिव यू 1 एट n इज इक्वल्स टू 0। यू कैन चेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये वाला फंक्शन जो है आपको 0 के ऊपर n इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर 1 का सिग्नल दे रहा है, और बाकी सारी n की वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज 0। अब इसी चीज को हम अब बेस बनाएंगे और इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इम्पल्स फंक्शन हमें प्रोवाइड कर सकता है वो है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। बिकॉज हमें एनालॉग से डिजिटल डोमेन के अंदर कन्वर्जन चाहिए, बिकॉज हमारा जो सराउंडिंग सिग्नल्स हैं, हमारी जो वॉइस सिग्नल है वो एनालॉग है, बट हमारे जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं या हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे डिजिटल हैं। So there should be a mechanism to this analog signal into a digital signal। और वो कैसे करते हैं, उनमें सबसे पहले हम जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या मतलब होती है, लेट्स रीड दिस बुलेट। द यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस कैन बी यूज्ड to sample the value of signal at n is equals to 0. In particular, impulse is non-zero, that means ये equal to 1 होगी। जस्ट n इज इक्वल टू 0 के लिए वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि इम्पल्स की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी, और अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वो 1 होगी इफ n इज इक्वल टू 0, और रिमेनिंग पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड के ऊपर इम्पल्स इज 0। सो अगर मैं किसी फंक्शन को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन था x ऑफ n, कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है, लेट्स सपोज कि वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर वो फंक्शन आपके इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उस सिग्नल का जो फाइनल इस इक्वेशन का फाइनल आंसर बनेगा, मैं उसको राइट हैंड साइड के ऊपर कन्वर्ट कर सकता हूं। सिग्नल जो है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा था। n जो है वो लेट्स सपोज के माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक n की हर वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है। बट जैसे ही वो सिग्नल इम्पल्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो हो जाएंगी, बिकॉज उसके ऊपर इम्पल्स की वैल्यू जीरो है। जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज जीरो। सिमिलरली पॉजिटिव साइड के ऊपर जितनी भी n की वैल्यूज हैं वो सारी जीरो हो जाएंगी, बिकॉज पॉजिटिव साइड के ऊपर आपका इम्पल्स फिर से जीरो है। जस्ट एक वैल्यू आपकी जो है वो रिमेनिंग होगी, एंड दैट वैल्यू इज x ऑफ 0, एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाय द इम्पल्स ऑफ n, जो भी उसका मैग्नीट्यूड हम डिफाइन करेंगे। अब इसको अगर हम एक मोर जनरल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो एक इस फॉर्म के अंदर आ सकता है। लेट्स सपोज कि एक सिग्नल x ऑफ n है,
सेम कंडीशंस लेट्स सपोज कि वो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक किसी भी n की वैल्यू के लिए। और अगर मैं इस सिग्नल को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं एंड इम्पल्स इज अ शिफ्टेड फॉर्म ऑफ डेल्टा एन, और शिफ्टेड किस ऑफसेट से है, ये एन नॉट से शिफ्टेड है। तो जहां पे भी इम्पल्स डिफाइंड होगी, अब इस केस के अंदर वो एन नॉट के ऊपर डिफाइंड है, तो आपके पास एक्स की जस्ट एन नॉट वैल्यू जो है वो सर्वाइव करेगी, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो इम्पल्स से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगी, बिकॉज एन नॉट के पॉजिटिव साइड के ऊपर और एन नॉट के लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो इम्पल्स है वो जीरो है। इस चीज की समझ आई आप लोगों को कि हाउ कैन वी सैंपल डिफरेंट इंस्टेंसेस, हम एक्स ऑफ जीरो को कैसे जो है वो सैंपल कर सकते हैं, हम एक्स ऑफ एन नॉट को कैसे सैंपल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ एन नॉट के हम वैल्यूज को चेंज करते जाएं, एक्स ऑफ 1 फाइंड हो सकता है, देन एक्स ऑफ 2 फाइंड हो सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ का क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चले लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो अब हमारा एजेंडा होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस टाइम के ऊपर इन सिग्नल्स को डिफाइन करवाना। जो काम हमने डिस्क्रीट टाइम के ऊपर किए हैं, इम्पल्स डिफाइन किया है, देन हमने यूनिट स्टेप डिफाइन किए हैं, सिमिलर वे के अंदर उनके हम जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर आपका जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगेन उसका जो डेफिनेशन है, उसके जो ग्राफ है, जो इक्वेशन है, वो वही होगी जो आपने डिस्क्रीट टाइम के ऊपर डिफाइन की थी। वो क्या था? यूनिट स्टेप is a time dependent function because अब आप continuous ले रहे हो। The function value is 0 for t is less than 0. The function value is 1 when t is greater than 1. तो अगर इसको मैं ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो अगेन आपको कुछ वही ग्राफ नजर आएगा जो आपने डिस्क्रीट टाइम में देखा था, बट ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। वहां पे आपको सैंपल्स नजर आ रहे थे। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। और इसी के साथ अगर हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं तो इम्पल्स जो है वो वैसे ही होगी जैसे आपकी पहले डिफाइन होती थी, और इसी यूनिट स्टेप फंक्शन को हम जो है वो इम्पल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन इसी इम्पल्स को हम यूनिट स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने रिलेशनशिप डिस्क्रीट फॉर्म में भी देखे थे। डिस्क्रीट टाइम में हमने कहा था कि अगर मेरे पास इम्पल्स ऑफ m डिफाइंड है, तो अगर मैं m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव n तक इसको सम करूं, आई कैन गेट u ऑफ n, जो लास्ट लेक्चर हमने लास्ट स्लाइड जब डिस्कस किया था। सिमिलर वे के अंदर वही काम हम कॉन्टिन्यूस के अंदर भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक इम्पल्स डिफाइंड है, तो उसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं माइनस इन्फिनिटी से t तक, आई कैन गेट माई यूनिट स्टेप फंक्शन, बिकॉज समिशन इन डिस्क्रीट टाइम विल बी कन्वर्टेड टू द इंटीग्रेशन इन कॉन्टिन्यूस टाइम। क्योंकि जो काम हम डिस्क्रीट टाइम में समिशन से कर रहे होते हैं, वही काम आपका जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम में इंटीग्रेशन करती है। तो इक्वेशन जो है वो सेम है, जस्ट आपका समिशन जो है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो गया बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूस। और अगर आपके साथ कोई कांस्टेंट इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज कि वो k कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो उसको आप एज इट इज जो है वो बाहर डिफाइन कर सकते हो, और रिमेनिंग के ऊपर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो, तो वो इंटीग्रेशन आपको u ऑफ t ही प्रोवाइड करेगी। जस्ट एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और स्केलर को आप जो है वो वैसे ही इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हो। और इसी वे के अंदर हम फिर इम्पल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इम्पल्स फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको यूनिट स्टेप दे रही है, अब ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी पॉइंट है। इफ वी आर इंटीग्रेटिंग इम्पल्स फंक्शन वी विल गेट यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसके फिर कन्वर्सली क्या होगा? कन्वर्सली फिर ये होगा कि अगर मुझे जो है वो इम्पल्स चाहिए, आई हैव टू डिफ्रेंशिएट द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं एक्चुअली एक दूसरे का कन्वर्स हैं। अगर आप इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट यूनिट स्टेप, और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली उस कांस्टेंट को आप जो है स्केलर बाहर डील कर सकते हो। और अगर इसका आपको दूसरा एंड फाइंड करना है तो आपको फिर यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू विल गेट द इम्पल्स फंक्शन बैक। तो दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे के अंदर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड बाय यूजिंग डेरिवेटिव। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही हैं।
अब एक प्रॉब्लम है, हमने जो है वो जब डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑलवेज वहाँ डिफाइन होगा जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राफ में एक डिसकंटिन्यूटी है एट 0 पॉइंट। 0 के ऊपर ये सडन जंप लेता है और 1 पे अचीव कर जाता है, और उससे पहले ये 0 था, कॉन्टिन्यूस सिग्नल आ रहा था, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं थी। यहाँ इससे ऑनवर्ड फिर से ये कॉन्टिन्यूस है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 0 के ऊपर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर लिमिटिंग केस बनाते हैं। हम कहते हैं कि इस पे डिसकंटिन्यूटी लेट्स सपोज के थी ही नहीं। वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? वो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन 0 से लेकर 1 तक अपने एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा था एट एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0, वो अब अब्रप्ट चेंज नहीं कर रहा, वो ग्रेजुअल चेंज कर रहा है जिस तरह इस ग्राफ में नजर आ रहा है। अब इस ग्राफ के अंदर आपका जो फंक्शन है वो अगेन u ऑफ t को डिफाइन कर रहा है, द नेगेटिव साइड ऑफ t ऑल 0, द पॉजिटिव साइड ऑफ t ऑल 1। बट हम जो कह रहे हैं कि वो 0 से 1 पे अब अब्रप्ट चेंज की बजाय एक ग्रेजुअल चेंज दे रहा है, वो एक डेल्टा का विड्थ डिफाइन किया जा रहा है, और इस डेल्टा विड्थ में वो 0 से 1 तक अचीव करता है। अब अगर इस सिग्नल को मैं डेरिवेट करता हूं, इसका डेरिवेटिव लेता हूं, तो मुझे कुछ इस फॉर्म का सिग्नल मिल जाएगा, जिसको आप इंपल्स ऑफ डेल्टा से डिफाइन करोगे। अब ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जिससे u ऑफ डेल्टा, बिकॉज हमने एक जो है वो एक प्रैक्टिकल केस लिया है, और हम एज्यूम करेंगे कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो अप्रोचेस टू 0 है, और इससे जो आपका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इंपल्स डिफाइन होगी, ऑब्वियसली फिर उसका भी एक 0 विड्थ नहीं होगा, वो भी जस्ट 0 के ऊपर पीक नहीं देगी, उसकी भी एक विड्थ होगी जो डेल्टा पे डिफाइन होगी। तो अब ये वही इंपल्स है जो आपने डिफाइन की थी एक 0 इंस्टेंट के ऊपर, लेकिन अब ये 0 से लेकर डेल्टा पे डिफाइन हो रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो है वो एक अब्रप्ट चेंज की बजाय ग्रेजुअल चेंज को प्रैक्टिकली जो है वो हमने अचीव किया है। अब 0 से डेल्टा जो है आपकी इंपल्स डिफाइन हुई है, और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा ऑफ या इंपल्स ऑफ डेल्टा से करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में डिफरेंस होगा कि जब भी इंपल्स प्रैक्टिकल में डिफाइन होगी उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होगी, और उसको हम फिर इंपल्स की बजाय पल्स का नाम देंगे। तो दिस इज नॉट अ इंपल्स, दिस इज अ पल्स, और पल्स की एक स्पेसिफिक विड्थ होती है। जिस तरह हमने कहा था एक स्क्वायर पल्स आपने देनी है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, जिसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी जो आपने सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर यूज की थी। अब ये एक्चुअली वही कुछ चीज़ है, हम प्रैक्टिकल किसी भी जगह पे 0 विड्थ का सिग्नल डिफाइन नहीं कर सकते, जिस तरह इंपल्स की डेफिनेशन है एग्जैक्टली 0 के ऊपर 0 और सराउंडिंग के ऊपर सडन 1, सॉरी 0 के ऊपर 1 और सराउंडिंग के ऊपर लेफ्ट राइट के ऊपर वो 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें जो है वो 0 से थोड़ा सा जो है वो विड्थ की फॉर्म में उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब प्रैक्टिकल सर्किट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन हम फिर ये एक चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम अपने कंपोनेंट्स को इतना प्रिसाइज करें कि जो डेल्टा विड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस डेल्टा विड्थ शुड बी अप्रोचेस टू 0। कैसे? अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो ये होगा कि हमें पता है कि एग्जैक्टली अब्रप्ट चेंजेस अलाउड नहीं है, डेरिवेटिव अलाउ नहीं करेगा। हम फिर क्या करेंगे? ग्रेजुअल चेंज करेंगे, और ग्रेजुअल चेंज में हमने जो u डिफाइन किया था उसको हमने u ऑफ डेल्टा का नाम दे दिया। उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें इंपल्स ऑफ डेल्टा मिल जाएगी, और इसको अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि क्लोज करना है अपने ओरिजिनल थ्योरेटिकल सिग्नल के। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो डेल्टा हम डिफाइन कर रहे हैं दैट डेल्टा शुड बी अप्रोचेस टू 0। दैट मीन्स कंपोनेंट्स जो हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए कि वो आपके डेल्टा की जो विड्थ है या आपके जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 तक, उसको कम से कम किया जाए, ताकि हम जो है इंपल्स ऑफ डेल्टा को क्लोज टू डेल्टा इंपल्स की फॉर्म में ले जाएं। विच मीन्स कि अगर मैं ये चीज़ अचीव करता हूँ डेल्टा अप्रोचेस टू 0, तो दिस इंप्लाइज कि मेरी ये वाली जो इंपल्स डेल्टा डिफाइन हुई है ये फिर इंपल्स ऑफ टी को रेप्लिकेट करने लग जाएगी। ठीक है, इस स्लाइड पर क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर, क्लियर। ओके, लेट्स मूव। अब सर वही चीजें एक जो हमने, क्वेश्चन ही यस सर, जिस तरह वो अबंडेंटली 0 से 1 पर कन्वर्ट हो रहा है,
तो जिस तरह आपने इसको कहा है कि कुछ इंटरवल के बाद वो चेंज हो रहा है, तो ये रूल्स के फिजिकल रूल्स के खिलाफ नहीं हो जाएगा अगर हम उसको? कुछ जी जी, बोलो बोलो। सर अगर हम उसको अबेंडेंटली चेंज करें तो फिजिकल रूल्स के खिलाफ नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो जाएगी फंक्शन की? अगर हम अब्रप्ट चेंजेस, तो वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड है यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन में। हमने कहा था कि यूनिट स्टेप फंक्शन बिफोर जीरो इज जीरो, एंड एग्जैक्टली जीरो के ऊपर इट शुड बी वन, एंड पॉजिटिव साइड के ऊपर तो फिर वो कॉन्टिन्यूस वन है ही। तो यहाँ पे अब्रप्ट चेंज है, ये वाली। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना इज वेरी इजी, and we can draw the graph, but how can you ensure in practical circuit कि आपका ये वाला जो डिसकंटिन्यूटी है एज इट इज आपको अचीव हो गई है? दैट मीन्स कि एग्जैक्ट जीरो से पहले जो था आपका सिग्नल जीरो था, और जीरो के ऊपर सडनली वो वन हुआ है, एंड देन कॉन्टिन्यूस वो वन है। इट इज नॉट पॉसिबल। और इसी का अगर दूसरा एंड हम देखते हैं, हमारे पास एक इम्पल्स होती है, इम्पल्स ऑफ टी। ऐसा कंपोनेंट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता जो कि जीरो फॉर्म के ऊपर एग्जैक्टली n इज इक्वल्स टू और t इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर आपको विड्थ, एक स्पेसिफिक हाइट दे किसी सिग्नल की, और देन लेफ्ट राइट के ऊपर जीरो हो जाए। नॉट पॉसिबल। अब सिंपल हमें आपका जो प्रैक्टिकल सर्किट है उसमें जब भी इंपल्स डिफाइन होगी, उसमें इंपल्स की एक स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन होगी, समथिंग लाइक दैट। आप ये कर सकते हो कि इंपल्स की विड्थ को कम से कम कर लो बाय डिजाइनिंग अ सोफिस्टिकेटेड रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, जो है रिलायबल कंपोनेंट्स को यूज करते हुए। बट एग्जैक्टली जीरो विड्थ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली कोई भी सर्किट या कोई भी सिग्नल अपने माइंड में लेके आओ जो आपने सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर से डिजाइन किया है या ऑसिलोस्कोप पे देखा है, ऐसा कोई भी सिग्नल आपको नहीं नजर आएगा जिसमें एग्जैक्टली विड्थ जीरो हो। विड्थ जीरो का मतलब है सिग्नल जीरो के ऊपर सडन शूट किया और जीरो से 0.1 भी मैं इधर गया तो सिग्नल फिर से जीरो हो गया। नॉट पॉसिबल। और कॉन्टिन्यूस टाइम का मतलब है कि जीरो से अगर हम 0.00001 भी राइट साइड की तरफ आए, सिग्नल शुड बी जीरो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना तो हमारे वैसे ही कंपोनेंट्स का डिले आ जाएगा, उनका प्रोसेसिंग डिले आ जाएगा। इतने तो टाइम हम, फॉर एग्जांपल सिग्नल से हमने आउटपुट या स्विच ऑन ऑफ करना है, इतना टाइम तो हमें वैसे भी कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने स्विच को जीरो पे ऑन किया, उसको ऑफ करते करते ही हमें जो है 0.01 हो जाएंगे। तो ये चीजें तो प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसको हमने फिर इसीलिए कन्वर्ट किया था इस फॉर्म के अंदर कि हमें एक पल्स मिल जाए और हम डेल्टा को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। और फिर इसी का उल्टा फिर हमें इधर करना पड़ेगा, हमें ग्रेजुअल जो है वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अब्रप्ट नहीं दे सकते हम उसको। जी सर इसको फिर हम एज आइडियल और प्रैक्टिकल केस डील करेंगे ना? यस, इसको हम एज एन आइडियल और एज अ प्रैक्टिकल केस डील करेंगे। आइडियल के अंदर हमें सडन इक्वेशन के अंदर सडन चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस अलाउड हैं, और उन्हीं को ही फिर हम जो है वो बेस बना के उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर विद जीरो एरर यू कैन नॉट अचीव। लाइक योर फिल्टर्स, आपने फिल्टर्स आई गेस अभी तक नहीं पढ़े होंगे किसी कोर्स के अंदर, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर आपने पढ़े हुए हैं? यस, आपने यस पढ़े सर, हुए कैड हैं। कैड में पढ़े हैं। तो आपके फिल्टर्स की भी दो टाइप्स हैं। अगर लो पास फिल्टर की बात करें तो लो पास फिल्टर का आइडियल रिस्पॉन्स शुड बी लाइक दिस। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट साइड के ऊपर सिग्नल जो है वो सारा पास करेगा, और उसके राइट साइड के ऊपर सिग्नल की हर फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो कभी भी सडन जीरो से वन नहीं हो सकता और वन से जीरो नहीं हो सकता। कैपेसिटर या इंडक्टर ऑलवेज जो है वो एक एक्सपोनेंशियली डिके करेगा या वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट देगा। तो कुछ इस तरह का बिहेवियर हो जाएगा। अब इसको हम जो है वो क्लोज इस तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन आइडियली हम ये नहीं बना सकते इस पे एक डिसकंटिन्यूटी, इससे लेफ्ट साइड के ऊपर सब कुछ पास कर जाए और इसके राइट साइड के ऊपर सब कुछ ब्लॉक कर जाए। नॉट पॉसिबल। इससे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सिग्नल पास कर रहा होगा, लेकिन राइट साइड के ऊपर सिग्नल पास करते करते ग्रेजुअली डिके करेगा। सो दिस इज द केस विद द प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, बिकॉज कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स हमें सडन वोल्टेज या करंट का चेंज नहीं देंगे।
वो एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर देते हैं, या तो वो एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा होगा, या वो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो रहा होगा, या वो एनर्जाइज हो रहा होगा, या वो डी एनर्जाइज हो रहा होगा। यही बात समझते इधर इधर कह रहे थे हम कि हम जो है वो डेल्टा को क्लोज टू जीरो करेंगे ताकि हम ओरिजिनल इंपल्स को अचीव करने की कोशिश कर लें। तो ये सारा डिस्कशन ये था। ओके, अब u ऑफ n की हमने जो है वो एक फॉर्म पढ़ी थी कि हम इंपल्स फंक्शन से u ऑफ n में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग समेशन सिग्नल, और इंपल्स के डिफरेंट जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। इंपल्स को पहले जीरो पे डिफाइन करेंगे। ये ग्राफ अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, अगर मैं k की वैल्यू जीरो लेता हूँ, इंपल्स यहाँ डिफाइन हो जाएगी इंपल्स ऑफ n के ऊपर। अगर मैं k की वैल्यू को 1 ले रहा हूँ, इंपल्स जो है वो 1 के ऊपर आ जाएगी, देन इंपल्स 2 के ऊपर आ जाएगी, और सबको अगर आप सम कर दो तो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा। तो दिस विल बी 0, 1, 2 and so on infinity तक। So this is the equation to get unit step function using impulse signal। क्या करो, impulse को 0 पे डिफाइन करो, then 1 पे डिफाइन करो, then 2 पे डिफाइन करो, और सबको सम कर दो, तो आपको जो ओरिजिनल सिग्नल आप वापस रिजल्टेंट में मिल जाएगा वो आपका यूनिट स्टेप होगा। अब इसी इक्वेशन को हम अपने कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रूल हमें पता है, जस्ट चेंज द इंटीग्रेशन, सॉरी समेशन विद द इंटीग्रेशन। रूल्स वही हैं, आपने डेल्टा ऑफ एन को टी से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे के था, यहाँ आपने डेल्टा एक सिग्मा कांस्टेंट लिया हुआ है, और जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो एक कॉन्टिन्यूस यूनिट स्टेप मिलेगा जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी से डिफाइन कर रहे होंगे। अब वही चीजें हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को यहां भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक्स ऑफ टी को, अब यहाँ पे जहां भी डेल्टा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब हम वो लिमिटिंग वाला केस ले रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि विड्थ जीरो नहीं है, विड्थ डेल्टा है। अगर मैं एक्स ऑफ टी को डेल्टा ऑफ टी के साथ, इंपल्स डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ओरिजिनल सिग्नल जो आपको मिलेगा वो आपका एक्स ऑफ जीरो, बिकॉज इंपल्स जीरो पे डिफाइन हुई है, और साथ इंपल्स मल्टीप्लाई हो रही होगी, और बाकी सारे सराउंडिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे एक्स जीरो हो जाएगा। और फिर हम ये भी अज्यूम करेंगे कि हमारा जो डेल्टा है वो शुड बी अप्रोचेस टू जीरो, ताकि मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकूं, where x of t will be multiplying by delta of t is equals to x of 0 multiplied by delta of t। तो यहाँ पे अब प्रिसाइसली हम कह सकते हैं कि आपका सिग्नल जो है वो जीरो पे डिफाइंड है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइड जीरो है। इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ देखना चाहें, अब ये जो आपको कॉन्टिन्यूस सिग्नल नजर आ रहा है, सम आर्बिट्ररी शेप, दिस सिग्नल इज योर एक्स ऑफ टी, और इस सिग्नल से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इंपल्स सिग्नल की डेल्टा फॉर्म को, और ऑब्वियसली डेल्टा फॉर्म है तो कोई एक स्पेसिफिक विड्थ होगी डेल्टा की फॉर्म के अंदर। अगर ये सिग्नल आपका मल्टीप्लाई होगा एक्स ऑफ टी के साथ, तो जो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास बचेगा वो कुछ ये होगा। और अगर हम इसी तरह हम इसको ये वाला रूल अप्लाई करें कि डेल्टा इज अप्रोचेस टू जीरो, तो जितना आप डेल्टा कम करते जाओगे आपको प्रिसाइसली जो है वो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां पे ये वाली बात हो रही है। और अगर इसको हम जो है वो एक जनरल टर्म के अंदर एक्सपेंड करें, where x of t is multiplying by the impulse function with a shifted property, तो जो रिमेनिंग सिग्नल होगा वो आपका उसी टाइम के ऊपर होगा जिस टाइम के ऊपर आपने इंपल्स को शिफ्ट किया होगा, और बाकी सराउंडिंग के अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड सारी जीरोस रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन किसी का? लेट्स मूव ऑन। ओके, इस एग्जांपल को जो है वो आपकी बुक के ऊपर उसने सॉल्व किया हुआ है। हमें कहा यह जा रहा है कि आपने x ऑफ t, ये जो ग्राफ नंबर 1 है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये फंक्शन जो है वो समथिंग लाइक यूनिट स्टेप है कि आपको जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटीज भी हैं। फॉर एग्जांपल 1 से अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर बात करूं, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इसको हम पीस वाइज डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि 1 से प्रीवियस साइड पे क्या है। इस रीजन में सिग्नल की वैल्यू 0 है। अगर मैं इस रीजन का डेरिवेटिव लेता हूं तो आंसर क्या आएगा?
जीरो सर, कांस्टेंट वैल्यू। जीरो, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो, वो जीरो है, टू है, थ्री है, फोर है, जो भी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो जीरो आ जाएगा, वो जीरो आ गया। उसके बाद हम देखते हैं वन से ऑनवर्ड स्टिल एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पॉइंट तक कांस्टेंट है, दैट मीन्स जीरो है। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट थिंग, let's define constant with c, the answer will be जीरो। तो जहां पे भी कांस्टेंट डिफाइन है डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। 1 से 2 के बिटवीन कांस्टेंट था, डेरिवेटिव का आंसर जीरो आया, कोई सिग्नल ही नहीं है। सिमिलरली 2 से 4 तक एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ रहा है। ऑनवर्ड 4 से अगर हम राइट साइड की तरफ बात करें, कांस्टेंट है, आंसर स्टिल जीरो है। अब बात करते हैं उन डिसकंटिन्यूटीज की जहां पे सिग्नल अब्रप्ट चेंजेस दे रहा है। पहली चेंज आई है 1 के ऊपर, जहां पे भी अब्रप्ट चेंज आपको जो है वो यूनिट स्टेप सिग्नल दे रहा है, वहां एक इंपल्स डिफाइन होगा। अब बिकॉज हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है, द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन विल गिव यू इंपल्स सिग्नल। अब यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन होगा विच इज जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, लेट्स मी चेंज द कलर ताकि वो मिक्स ना हो। इस साइड के ऊपर वो जीरो होगा, इस पॉइंट के ऊपर वो वन होगा, और देन इस साइड के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस वन होगा। तो ये है हमारा यू ऑफ टी। इसको हमने डेरिवेट किया तो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आंसर अब इंपल्स आना चाहिए। यहां सिग्नल डिफाइंड है और पॉजिटिव नेगेटिव साइड जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी है वहां इंपल्स आएगी। अब इसको इधर देखते हैं, 1 पे डिसकंटिन्यूटी थी, इंपल्स आ गई। कितने एम्पलीट्यूड की आएगी? जितने एम्पलीट्यूड से के मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 यहाँ पे आ गया, बिकॉज डेरिवेटिव में अगर 2 साथ कॉमन होगा तो डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाय ले लेगा। तो ये इंपल्स होगी हमारी एम्पलीट्यूड 2 की। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आया वो डिकेइंग फॉर्म के अंदर आया। दैट मीन्स के वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रही हैं 2 से लेकर -1 तक। तो टोटल डिक्रीज कितना आया है? 3 का। तो आपने 3 के टाइम 3 एम्पलीट्यूड की इंपल्स बनानी है जो कि नेगेटिव साइड की ऊपर होगी, बिकॉज सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज किया है। यहां पे हम कहें -1 से लेकर +1 तक एक चेंज आया है, तो टोटल चेंज कितना है? 2 का। तो एग्जैक्टली 4 के ऊपर आप एक 2 एम्पलीट्यूड पॉजिटिव की पल्स या इंपल्स डिफाइन करोगे, और इनके लेफ्ट और राइट के ऊपर सिग्नल्स कांस्टेंट्स हैं, और सिग्नल कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हम जीरो ही एज्यूम करेंगे। अब इस सब में से आपने जो चीज कंक्लूड करनी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो ये है कि जहां जहां पे आपसे डिमांड किया जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द सिग्नल, आपने देखना है सिग्नल डिसकंटिन्यूस कहां पे है। अगर सिग्नल इस फॉर्म का है तो डिसकंटिन्यूटी देखो, एक 1 पे अकर कर रही है, एक 2 के ऊपर अकर कर रही है, और एक 4 के ऊपर अकर कर रही है। तो उनको हम जो है वो पॉइंट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो कंसर्निंग डेटा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब देखो ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है या नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ इंपल्स बनाएंगे, अगर ये सिग्नल डिक्रीज हो रहा है तो हम नेगेटिव साइड की तरफ इंपल्स बनाएंगे। कितने एम्पलीट्यूड की बनानी है? वो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा रूल अब ये है, यहां हम देखें 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आई, इंक्रीज हो रहा है, और 2 के साथ उसका एम्पलीट्यूड आया है, तो एक इंक्रीमेंट पॉजिटिव साइड के ऊपर इंपल्स बनाओ विद 2 एम्पलीट्यूड। 2 के ऊपर सिग्नल डिक्रीज कर रहा है, और टोटल जो उसने डिक्रीमेंट दिया है वो 2 से लेकर -1 दिया है, तो 2 से -1 का जो डिफरेंस है वो 3 का बन जाता है। तो हमने 3 एम्पलीट्यूड की एक नेगेटिव साइड पे इंपल्स बना दी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सिग्नल है वो 4 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो 4 के ऊपर पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रहा है सिग्नल, और कितना उसने एम्पलीट्यूड दिया है? -1 से 1 तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो है वो 2 का ट्रेवल किया है। तो 4 के ऊपर यू आर गिविंग इंपल्स ऑफ 2 एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है।
सर ये फाइनल सोल्यूशन है, बस इतना ही करना होता है सॉल्व, या आगे कुछ इक्वेशन वगैरह भी बनानी है? नहीं, बस अब इस सेंस में आप सब यही कर रहे हैं। हम जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हम इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो जाए। अब ऑब्वियसली जब आपका एक फाइनल एक सिस्टम बनेगा तो उसमें ये सारा कुछ मिक्सअप हो रहा है होके आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक एक्स ऑफ टी ऐसे डिफाइंड है, इस एक्स ऑफ टी को 3 का शिफ्ट देके 2 से स्केल करो और देन इसका आप जो है वो डेरिवेटिव ले लो। तो दोनों चीजें एक में भी आ सकती हैं, लेकिन हम फिलहाल एग्जांपल जो है वो उसी क्रॉस कंसर्न टॉपिक ही कर रहे हैं। सर अगर इसमें डिस्क्रीट नंबर का दिया होता तो वो 2 से -1 तक लेके जाता नीचे, या फिर वो एक ही साइड पे पॉजिटिव साइड पे देता अगर उसका डेरिवेटिव लेना होता? अगर आपका सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता तो उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसको आपने वैसे ही डिफाइन करना है। मतलब वो फिर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली फिर ये मिडिल वाले सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। वो होगा कुछ इस तरह का, 0 के ऊपर सिग्नल इज 0, 1 के ऊपर सिग्नल जो है वो 2 एम्पलीट्यूड का आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल जो है वो 2 के ऊपर समथिंग लाइक दिस। कितना एम्पलीट्यूड होगा इसका? 2 का, इसका -1 है तो यहाँ पे -1 आ रहा होगा। और सिमिलरली नेक्स्ट के ऊपर जो है वो 4 के ऊपर आपका सिग्नल जो है वो 1 एम्पलीट्यूड का आ रहा होगा। तो आपको इस तरह डिसकॉन्टिन्यूटीज नजर आ रही होंगी। और ओरिजिनली डिफाइन कैसे हुआ आपको पता है, ये टोटल जो था वो 2 पे था, ये -1 पे आ गया है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 3 का। सिमिलरली ये जो सिग्नल है ये 1 पे था और प्रीवियसली कितना पे था? -1 पे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 2 का। तो आप इस तरह से उसको देखते थे, क्योंकि मिडिल वाली क्वांटिटीज जो है वो आपके डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर वैनिश हो जाएंगी। सर इसमें फिर आउटपुट एज इट इज आ जाएगी जिस तरह इनपुट है? बिल्कुल भाई, आउटपुट एज इट इज कैसे आ जाएगी भाई? पहली बात तो ये है कि जब भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन करते हैं हमने डेरिवेटिव का नाम लिया ही नहीं है। हमने कभी भी नहीं लिखा कि आपने किसी भी सिग्नल का अगर इम्पल्स फाइंड करना है टेक द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप। ये बातें हो रही सर हैं कॉन्टिन्यूस टाइम की। उसमें तो सम हो जाएगा ना, सम करेंगे? उसमें सम होगा, एग्जैक्टली exactly। अब आप चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। हमने जो चीज़ें यूनिट स्टेप की टाइम डोमेन के अंदर पढ़ी है वो वैसी नहीं है जैसे हमने उधर पढ़ी थी। हमने कहा था कि अगर यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन है उसका इम्पल्स बनाना है तो इक्वेशन अब ये है। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है यू ऑफ एन क्या है माइनस यू ऑफ एन -1 क्या है और उसके अकॉर्डिंगली इम्पल्स डिफाइन होगा। और अगर आपने यू ऑफ एन को इम्पल्स से फाइंड करना है तो आप सम करोगे, और अगर आपने सम का उल्टा करना है तो आप फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वहां पे हमने क्या किया था? इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट का रिवर्स क्या है? डेरिवेटिव। यहां पे सम कर रहे हैं, सम का जो रिवर्स है वो सब्ट्रैक्शन है। तो ये चीजें जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करनी। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो एग्जांपल्स मैं आपको एज अ प्रैक्टिस कह रहा हूँ करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना ये जरा बिल्ड हो जाए, आपको आइडिया हो जाए जो बातें हम कर रहे हैं उनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। सर डिस्क्रीट की कोई एग्जांपल है बुक में? डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जांपल्स डेरिवेटिव? बुक के अंदर अवेलेबल डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको उसके प्रॉब्लम्स में मिल जाएगी। जो 1 चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रॉब्लम, मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी जो है वो सामने से गुजर रहे हैं उनको सॉल्व करते जाओ। और सोल्यूशन मैनुअल आपके पास अवेलेबल है, एक वीकेंड में 1-2 घंटे जो है वो सिग्नल सिस्टम के लिए लगाओ। बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि ये सिग्नल सिस्टम का कोर्स जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट में इसको पीछे छोड़ा, ये आपको नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो फिर कभी समझ नहीं आना। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को कैसे कन्वर्ट करना है आपने इम्पल्स टू यूनिट स्टेप एंड यूनिट स्टेप टू इम्पल्स, वो आपने उसके जो है वो एंड प्रॉब्लम से देखना है। बिकॉज अगर मैं हम न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाएं तो फिर हम जो है वो टॉपिक्स कभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फिर जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, और कुछ जो हो सकता है कि हम विद इन लेक्चर भी उसको कवर करें वो भी हम करते हैं, लेकिन वो फिर भी कंप्लीट नहीं हो रही। तो आपने अब खुद से भी थोड़ा सा इनपुट करना है। आप ये कर सकते हो कि आप उनको सॉल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो लेक्चर के स्टार्ट से पहले। तो फिर ऑब्वियसली मुझे भी पता होगा कि इसने पढ़ा हुआ है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम्स है हम जस्ट उनको डिस्कस करेंगे, ना कि हम पूरी एग्जाम्पल को सॉल्व करने बैठेंगे।
सर लास्ट प्रॉब्लम है ना, बेसिक्स भी है और एडवांस भी है, तो एडवांस वाली करनी हम प्रॉब्लम्स। जितना का टॉपिक कवर करते हैं ना, जितना जितना हम अंडरस्टैंड करते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड होते हैं, आप उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करो बस। एडवांस लेवल पे अगर जाने की जरूरत हुई तो मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो टिक करवाऊंगा कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। लेकिन अभी के लिए आप जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, शिफ्टिंग कैसे हो रही है, स्केलिंग कैसे हो रही है, इम्पल्स से यूनिट स्टेप कैसे बनाना है, यूनिट स्टेप से इम्पल्स कैसे बनाना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स। अगर कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम आपको डिफाइन करवाना हुआ तो हम उसको जो है वो सब मिलकर इकट्ठे करेंगे फिर। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप जो है वो विद बेसिक नॉलेज जो हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं उनकी बेस से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है वो फिर से बेसिक डेफिनेशंस ही हैं कि सिस्टम जो हमने पहले डिफाइन किया था। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम इनपुट सिग्नल देते हैं और देन वो उसको आउटपुट सिग्नल के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देता है। सिस्टम की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखी थी। अब ऑब्वियसली हम दो चीज़ों को पैरेलल में लेके चल रहे हैं। नंबर वन इज कॉन्टिन्यूस टाइम एंड नंबर टू इज डिस्क्रीट टाइम। तो अगर दोनों चीज़ें पैरेलल में है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टाइम का जो सिस्टम होगा वो एक सेपरेट सिस्टम होगा जो जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स के ऊपर डील कर रहा होगा, और डिस्क्रीट टाइम का जो सिग्नल होगा वो एक सेपरेट सिस्टम होगा जो कि डिस्क्रीट डेटा से डील करना जानता होगा। तो सिस्टम जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दे। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल है दैट मीन्स कि वो एक्स इनपुट सिग्नल कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होगा उसको वाई ऑफ टी के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्स ऑफ टी को वाई ऑफ टी बना दे, एक ऐसा प्रोसेस है। सिमिलरली यही चीज़ अगर हम डिस्क्रीट के ऊपर अप्लाई करें, सिस्टम जो है वो इनपुट वैल्यूज लेगा और इनपुट वैल्यूज विल बी डिस्क्रीट टाइम बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन, और वो ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन। और सिमिलरली एक और जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम जो है वो एक्स ऑफ एन को वाई ऑफ एन के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है? यूजिंग अ सिस्टम, यूजिंग अ प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इन पे ज़्यादा जो है वो डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ सिस्टम जो है वो कैस्केडिंग हो सकते हैं, लाइक सीरीज के अंदर सिस्टम जो है वो आपने एक ही लाइन के अंदर लगाए हुए हैं। जिस तरह आपने रजिस्टर यूज़ किए थे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम जो है वो अगर हमने कनेक्शन करना है सिस्टम का विद इन अ सिस्टम और इन टू अ सिस्टम, तो सिस्टम के डिफरेंट जो ज्योमेट्रीज हो सकती हैं वो कुछ इस फॉर्म की हो सकती हैं। सिस्टम जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं। एक सिस्टम की आउटपुट जो है वो नेक्स्ट सिस्टम की इनपुट बन जाएगी, जिस तरह हमने डिजिटल सिस्टम्स के अंदर भी देखा था कि एक गेट की जो आउटपुट थी वो नेक्स्ट गेट की इनपुट बन रही थी। या सिस्टम का जो कनेक्शन है वो पैरेलल के अंदर भी हो सकता है, जिस तरह हमने और गेट का फंक्शन पढ़ा था कि और गेट जो है वो अगर कोई भी स्विच आप ऑन कर दो तो आपके आउटपुट जो आपको मिल जाएगी। पैरेलल कनेक्शन या रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट। या इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना रहे हो, लाइक हमने डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जो डिफरेंट सर्किट्स डिज़ाइन किए थे, तो क्वाइट पॉसिबल आपको जो है वो एक गेट की आउटपुट नेक्स्ट गेट की इनपुट भी देनी पड़ जाए, एंड देन उसी का एक पैरेलल वर्जन भी आपको लेना पड़ जाए। तो सिस्टम जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं सीरीज के अंदर, या वो कनेक्शंस कर सकते हैं पैरेलल के अंदर, या वो इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर कर सकते हैं जिसके अंदर सीरीज भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। बेसिक्स चीज़ें हैं, और इन सिस्टम्स को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे बाद में, सीरीज कैसे होती हैं और पैरेलल का मतलब क्या है। अभी जस्ट हम ब्लॉक डायग्राम से कंसिडर कर रहे हैं। सिस्टम्स में से एक टाइप जो है वो फीडबैक सिस्टम की भी है। फीडबैक सिस्टम में क्या होता है
एक सिस्टम की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट सिस्टम की इनपुट को डिफाइन करती है। आप यहाँ डायग्राम नंबर 1 से देख सकते हो, फर्स्ट सिस्टम की जो आउटपुट थी उसको हमने नेक्स्ट सिस्टम की इनपुट पे डिफाइन किया हुआ। इसका मतलब अगर इसकी आउटपुट वेरी करेगी, इस सिस्टम की इनपुट वेरी करेगी। इस सिस्टम की अगर इनपुट वेरी करेगी तो यहाँ पे आउटपुट फिर से वेरी करेगी, एंड सो ऑन। इसको अगर हम कन्वर्ट करें अपने सर्किट की थ्योरी के अंदर, तो सर्किट के कोर्स के अंदर आपने फॉर एग्जांपल सर्किट 2 के अंदर आपने इस तरह के सर्किट्स को पढ़ा होगा, जिसके आपने इक्वेशंस डिफाइन करके देन कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड किया होगा, या आपने सर्किट का करंट फाइंड किया होगा, एंड सो ऑन। तो अगर एक करंट सोर्स जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ आपने अटैच किया हुआ है इन पैरेलल फॉर्म, दिस सर्किट डायग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम विद फीडबैक सिस्टम। कैसे? हमने इनपुट करंट डिफाइन किया लेफ्ट साइड से, इनपुट करंट से एक पोर्शन जो है वो I1 डिफाइन हुआ, उस I1 को आपने इस कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया, और वी नो कि अगर I1 कैपेसिटर हम अप्लाई करते हैं तो उसका वोल्टेज फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, एक वोल्टेज डिफाइन हो गया एग्जैक्टली इस नोड के ऊपर। और हर टाइम के ऊपर ये वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, और जो भी वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या है, t इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या है, वो वैल्यू आपके इस रेजिस्टर को इंप्लीमेंट की जा रही है, बिकॉज पैरेलल के अंदर हर एक नोड के ऊपर वोल्टेज सेम होता है। तो जहां पे वोल्टेज ये डिफाइन हुआ है v ऑफ t, एग्जैक्टली इसी वोल्टेज की एक कॉपी इस रेजिस्टर के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर यहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है, यहाँ भी वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली अगर कैपेसिटर का ये वाला आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो यही वोल्टेज आपके रेजिस्टर को इनपुट हो रहा है, तो इसका मतलब है रेजिस्टर का वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। अगर रेजिस्टर का वोल्टेज चेंज हो रहा है तो रेजिस्टर का करंट भी चेंज होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू V ओवर R, और यही वाला करंट फिर इस करंट के साथ कंबाइन होकर आपको टोटल दे देता है। ठीक हो गया? तो इस तरह का आप जो है वो इसको एक वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फीडबैक नेटवर्क जो है वो हम उनको यूज कर रहे हैं, जस्ट हमें आइडिया नहीं है कि वो फीडबैक सिस्टम्स हैं। फीडबैक सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ अटैच है इन द फॉर्म ऑफ लूप, और देन वो दोनों मिलके वापस इनपुट को बताते हैं कि अब क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हमारा वोल्टेज जो है वो एक टाइम के ऊपर क्या था, और वो टाइम जो है वो नेक्स्ट सिस्टम 2 को जाता है, और उस सिस्टम 2 की फिर इनपुट से आउटपुट्स उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। तो ये सारा काम आप जो है वो ऑलरेडी कर रहे थे। नेक्स्ट जो है वो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेट मी चेक द टाइम फर्स्ट, भी कर सकते। इससे पहले बताओ क्वेश्चन है तो ये ब्लॉक डायग्राम्स में तो मैं किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ये तो जस्ट एक बेसिक डायग्राम्स हैं जिनको हम कनेक्शन दे रहे हैं। सर आज का लेक्चर यहीं तक रख लें, पहले पिछला सारा रिवाइज कर ले, फिर आगे फंक्शंस पे आ जाइए। यहाँ वाइंड अप कर दें फिर आज? जी सर, वो पिछला सारा रिवाइज कर लेंगे ना, तो आगे जब सिस्टम पे आएंगे इजीली हमारा फिर काम समझ आना शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है, इसको फिर आज हम जहाँ वाइंड अप करते हैं, ताकि आप लोग जो है वो बैक से सारा इसको कंबाइन करके यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लो। तो सिस्टम के इंटरकनेक्शंस तक आप जो है वो इसको पढ़ो। मैं स्लाइड्स जो है वो अपलोड कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ आज स्लाइड्स में आप लोगों के लिए MS Teams के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो इन स्लाइड्स को आपने जो है वो एक बार गो थ्रू करना है, और जिस कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आएगी उसको हम फिर नेक्स्ट वीक के लेक्चर के स्टार्ट से पहले विल ट्राई के उसको हम जो है डिस्कस करके सॉल्व कर दें। ठीक सर है, एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी। सर, लेक्चर 5 मिनट लेट स्टार्ट कर लिया, अगर मैं ज्वाइन करते करते 1-2 मिनट लग जाते हैं तो लेक्चर स्टार्ट होता है, फिर प्रॉब्लम होती तो है। आप माइंड में रखो ना कि लेक्चर 8 बजे स्टार्ट होना है, तो आप उसको सर 7:55 8 बजे से ज्वाइन करना करते स्टार्ट हैं, कर दो। लेकिन वो कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी ज्वाइनिंग में रिफ्रेश होने में टाइम इतना लग जाता है कि वो जब तक ज्वाइन कर लेक्चर स्टार्ट होता है। ये सर प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर ही। आप वही तो कह रहा हूँ, आप 7:55 से स्टार्ट करो ना अपने आप को ज्वाइन करवाना, ताकि आपका जो 5 मिनट आगे लेके जा रहे हो आप अपने 5 मिनट पीछे कर लो। ओके सर, इंशाल्लाह कोशिश करते। और सर ये पूछना था हाँ, कि जो पेपर तो ये तो आपने फिर इश्यूज खत्म ही नहीं।
इवैल्यूएशन जो सर हमारी करनी है इस कोर्स की, सर उसमें थ्योरेटिकल भी आएगा या सिर्फ न्यूमेरिकल आप हमें इवैल्यूएट करेंगे? मैं आपको दोनों ही चीज़ें देने वाला हूँ। मैं आपको विद इन अ कॉन्सेप्ट भी जज करूँगा और मैं आपको जो है वो विद न्यूमेरिकल भी जज करूँगा, और क्वाइट पॉसिबल मैं आपको कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी दूँ जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का आई गेस आप लोगों ने प्रीवियस भी हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक ना एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो नो उससे सर, रिलेटेड जो है अभी वो तक नहीं क्वेश्चन किया। मिलेंगे। ऑनलाइन की वजह से अभी तक नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट में। चलें, वो फिर आप जो है वो इस मैसेज से आई गेस आपके हर कोर्स के अंदर वो बिकॉज ऑफ द पीसी हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि पीसी ने कहा है कि हर कोर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ जो है वो लर्निंग भी हो और कुछ कॉन्सेप्ट्स को वो यूज़ करके उसको सॉल्व करने की उनके अंदर एबिलिटी भी हो, ना कि जस्ट सिंपल से प्रॉब्लम्स को वो कॉपी करते जाएँ। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स ही होंगे, और देन जो है वो आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और देन जो कॉन्सेप्ट्स हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी होंगे। तीनों चीज़ें होंगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आप यूनिवर्सिटी किस दिन आते हैं? यूनिवर्सिटी में कल आया था, मंडे को आया था, ट्यूसडे को आया था, आज नहीं गया। एंड सर ये जो आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, सर ये आप क्लास में प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे या फिर ये अनसीन टाइप आप जी जी, देना चाहते इसको हम जो है वो इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स होप कि हमारा जो है वो फिजिकल क्लासरूम जो है वो ओपन हो जाएं, जो कि अब चांसेस हैं कि ओपन हो जाएंगे, और उसमें फिर जो है हम इसको बेटर फेस टू फेस अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज़ एक्चुअली है क्या, एंड देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सर कुछ स्टूडेंट हैं हैं? जो Yes, कि sir. उनका सब्जेक्ट रजिस्टर नहीं हो रहा, तो वो मिलना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप कब होंगे इस वीक में? सब्जेक्ट, अगर उनका सब्जेक्ट रजिस्टर नहीं हो रहा तो उनके लिए जो एक सूटेबल ऑप्शन है विज़िट करने के लिए, वो या तो डॉक्टर इर्तज़ा गिलानी है या आपके सेमेस्टर सेल के इंचार्ज हैं। इसमें मैं उनकी कोई जो है वो हेल्प नहीं कर सकता कि वो क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा, उनके एलएमएस अकाउंट्स पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, वो आप अपने सेमेस्टर सेल इंचार्ज से कोऑर्डिनेट करें। सर इसमें ना ये इशू आ रहा है कि ये प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है और कुछ बच्चों का पिछला सब्जेक्ट रजिस्टर्ड पास नहीं हो सका, तो वो ये चाह रहे थे कि वो भी आपके साथ ही पढ़ लें और पेपर वगैरह देते हैं तो आप उनका रिजल्ट कंपाइल कर लें, जब रजिस्टर हो तब आप उनके ग्रेड अपलोड कर दें। और वो इस सिलसिले में ऐसे नहीं ना होगा, ये आप जो है वो बेटर कंसल्ट करें। मेरे पास जो है वो एलएमएस के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर हो रहे होंगे, जो शो हो रहे होंगे, उन्हीं का ही रिजल्ट बनेगा, बाकियों का रिजल्ट मैं नहीं बना सकता। आप डॉक्टर इरसा से कंसल्ट करें कि कैसे जो है वो इसको आप एनरोल कर सकते हैं, व्हाट इज़ द लीगल वे। सर इस तरह नहीं हो सकता, वो भी पढ़ लें सब कुछ पेपर वगैरह दे दें, जब वो नेक्स्ट सेमेस्टर रजिस्टर करें या समर में करें तब आप उन टीचर्स नहीं, को उनके ऐसा ग्रेड देख के अपलोड करवा दें। ऐसा नहीं होगा। जी नुमान, क्वेश्चन है कोई? ओके, चलिए लेट्स वाइंड इट अप हियर। और अब नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपको जो है वो इन सारी स्लाइड्स को जो वीक 1 की हैं और वीक 2 की हैं उनको एक बार स्टडी करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना है, और अगर आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीक के लेक्चर के स्टार्ट से पहले कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग। ओके सर। Excuse me, sir.